स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर दोगुना में शामिल अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। 2 फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें लगभग 3,910 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। यानी कि डीटी के द्वारा लगभग 40% अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज से थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, जिसमें 60% अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आने वाले 14 वर्किंग डे में इन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके बाद CET 10+2 एग्ज़ाम के कारण जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, साथ ही कुछ रिजर्व डे में भी अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे जो अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे करते हुए लगभग दिवाली से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आज की डेट में आपका थर्ड फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो वे अभ्यर्थी जिनका थर्ड फेज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं और किस डॉक्यूमेंट में अगर आपके मिस्टेक है या फिर कोई भी गलती है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही एक प्रश्न जो अभ्यर्थियों का हमेशा रहता है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जा रहा है उन्हें कब बुलाया जाएगा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पिछले 2 से 3 वीडियो में हमने बात की है कि जो आपके विपक्षी है उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, यानी कि जो भर्ती हो रही है इसे रोकने के लिए, और इसके विपक्ष में आप लोगों को क्या प्रयास करने हैं इसके बारे में हमने बात की थी। तो पिछले 2 से 3 दिन में आपने देखा होगा सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर वे अभ्यर्थी जो कि दोगुना में शामिल है और जिनको फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद है, उन अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी एफर्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पर ट्विटर के माध्यम से इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो ये प्रयास अब तेज़ हो चुके हैं और ये जो प्रयास है ये लगभग आपकी जो सुनवाई होनी है 5 नवंबर को, तब तक जारी रहने चाहिए, ताकि जो आपके प्रयास चल रहे हैं इनका फ़ायदा आप लोगों को मिले और आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलकर ये भर्ती यहाँ पर कंप्लीट हो। क्योंकि अगर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास नहीं किए गए या बीच में रोक दिए गए तो आने वाले समय में ये भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबी चलने वाली है और जो यह भर्ती है ये अगले साल में जाकर कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी, अगर अभ्यर्थियों के द्वारा सही ढंग से प्रयास नहीं किए गए या जो अभी एफर्ट चल रहे हैं इन्हें बीच में रोक दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट है जिस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, और अभ्यर्थी पहले से ही इस प्रकार डॉक्यूमेंट अगर लेके जाएंगे तो उनका समय काफ़ी कम लगेगा और 10 से 15 मिनट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पहले नंबर पर मांगा गया है आपका फॉर्म यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था, आपने जूनियर अकाउंटेंट का जब फॉर्म भरा था तो उसका आपने प्रिंट निकाला होगा, तो वो एप्लीकेशन वाला जो प्रिंट है वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपका स्क्रूटनी फॉर्म, यानी कि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसके बाद एक 10 पेज का प्रिंट आया होगा, वो प्रिंट आपको लेके जाना है और जो 10वें पेज पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन ज़रूर कराने हैं। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि जो स्क्रूटनी फॉर्म आया है तो क्या उसमें अपने को यहाँ पर साइन करवाने हैं। तो जो अंतिम पेज होता है जो अटेस्टेशन फॉर्म का होता है उस पर आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने हैं। इसके बाद आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा जो ऑनलाइन वाला है, ठीक है, वो उन्हीं 10 पेज में शामिल है। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन वाला यानी कि जो 2 पेज का आपका अटेस्टेशन फॉर्म था जिसे आपने भर के गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाया था, वो लेके जाना है। इसके बाद आपकी फ़ीस की रिसिप्ट हो जाएगी। जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो उसमें 100 रुपये की आपने पेमेंट किया था, उसकी फ़ीस रिसिप्ट आपको लगानी है। इसके बाद आपका CET का स्कोर कार्ड भी ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो 154 नंबर यानी कि जो फ़िल्टर लगाया जा रहा है CET स्कोर कार्ड का, तो वो वहाँ पर लागू होगा। तो आपको CET स्कोर कार्ड भी अपना लेकर जाना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। तो इसके लिए भी अभ्यर्थियों के काफ़ी प्रश्न रहते हैं, तो आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट है आधार कार्ड की, वहाँ पर जाना है और वहाँ से अपना प्रिंट, आधार कार्ड का जो प्रिंट है वो निकलवाना है। तो उसको आप लेकर जाएंगे अपने साथ, तो वो आपका आधार कार्ड हो जाएगा। इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट जिसके साथ उसका सर्टिफिकेट भी होता है। कई अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि उनके सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट के साथ ही है, तो वो पेज आपका वहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद आपका 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की आपको अपनी सारी मार्कशीट लेकर जानी है। अगर आपकी किसी में बैक भी आई है, यानी अगर आपके सेमेस्टर चलते थे बीटेक में तो आपकी बैक आई होगी, या किसी भी ईयर में अगर आप फेल हो गए थे तो उसकी मार्कशीट भी आपको यहाँ पर ले जानी होगी। तो ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट आपको लेकर जानी है। इसके साथ ही आपको अपनी डिग्री लेनी है। अगर डिग्री नहीं आई है तो आपको अपना प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का वो लेकर जाना है। इसके बाद आपका RSCIT सर्टिफिकेट,
स्कोर कार्ड जो एक ही पेज होता है तो वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी आप कास्ट से आते हैं वो, इसके बाद आपका मूल निवास लगेगा, और उसके बाद आपका, अगर आप मैरिज है यानी मैरिड है तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके बाद आपके जितने भी एफिडेविट हैं वो आपको लगाने हैं। एफिडेविट के बारे में बात कर लेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक के लिए आपको एफिडेविट लगाना होगा। इसके बाद आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो ग्रेजुएशन वाला है, या अगर आपने ग्रेजुएशन प्राइवेट की है, कई तरह की दिक्कत होती है, तो उसमें आपका 12th वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो लग जाएगा। इसके बाद आपके 2 गजेटेड ऑफिसर के जो सर्टिफिकेट होंगे वो लगाने हैं, और सबसे अंत में आपका हैंड रिटन वाला लगेगा, जिसमें आपने बताया है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट आपके अनुसार बिल्कुल सही हैं। अगर उसमें कोई भी गलती पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, तो वो हैंड रिटन वाला आपको लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एफिडेविट है वो किन चीज़ों में लगेंगे। सबसे पहली चीज़ है आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर वो पुराना है या फिर आपने जो आवेदन की तिथि है उसके बाद का बनवाया है तो उसके साथ आपका एफिडेविट लगेगा। उसका फॉर्मेट फिक्स है, वो लगभग सभी को बनाना है। जिनका भी यहाँ पर जो कैरेक्टर्स जो माफ़ कीजिएगा कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो अगर काफ़ी पुराना है या फिर जो आवेदन की तिथि है उसके बाद का है तो उन्हें वो बनवाना है। इसके अलावा अगर अभ्यर्थी के किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसे यहाँ पर एफिडेविट ज़रूर बनवाना होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में उसके नाम में गलती है तो एफिडेविट बहुत ज़रूरी हो जाता है। पिताजी के नाम में गलती है तो भी एफिडेविट लगाना है, यानी कि नाम में अगर कहीं भी गलती है तो उसके लिए आपको एफिडेविट ज़रूर बनवाना होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई गलती की है, मान लीजिए रोल नंबर भरते समय या किसी भी चीज़ में, तो वो भी आपको एफिडेविट उसके साथ ज़रूर लगेगा। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको मिस्टेक लगती है वहाँ पर आपको एफिडेविट ज़रूर लगाना है, और एफिडेविट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन से पहले ही बना लेना है, क्योंकि कई अभ्यर्थी होते हैं कि अगर वहाँ मांगा गया तो वो वहाँ बनवाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीम के द्वारा आपसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी टीम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है इनके ऊपर एक सीनियर टीम भी है, तो वो उन पर छोड़ देते हैं कि अगर ज़रूरत होगी तो वो कॉल करके मंगवा लेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि टीम के द्वारा अभ्यर्थी को नहीं कहा जाता है कि आपको इसका एफिडेविट ज़रूरी है। बाकी जब सीनियर टीम उसे चेक करती है तो वहाँ पर अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो वो अभ्यर्थी को वापस बुलाते हैं। तो अगर अभ्यर्थी को इस प्रकार की दिक्कत नहीं चाहिए तो वो अभ्यर्थी पहले ही एफिडेविट बनाकर ले जाए, ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो वो वहाँ पर पहले ही दे सकता है। वरना फिर उस अभ्यर्थी को अपने घर से, यानी कि हो सकता है उसको अगर काफ़ी दूर हो तो वहाँ से वापस आना पड़े एक एफिडेविट के लिए, तो खर्चा उसका उतना ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो इससे बढ़िया एक एफिडेविट अगर वो बना लेता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नाम में ही दिक्कत है तो जहाँ जहाँ नाम में दिक्कत है उन सभी का एक ही एफिडेविट बन जाएगा, तो एक ही खर्चे में उसके ज़्यादातर जो सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को ध्यान रखना है, उसे पहले ही डॉक्यूमेंट चेक कर लेने हैं, जहाँ पर भी गलती है उसका एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना है। अगर वो मांगे तो ज़रूर देना है, और अगर वो नहीं मांगते हैं तो आपको अपनी गलती बता कर कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक है और मेरे पास इसका एफिडेविट है तो ये लगाऊं क्या, तो हो सकता है वो आप पर आपका एफिडेविट ले ले, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। अब बात कर लेते हैं प्रोविजनल वाली। तो जैसा कि अभी हमने बात की है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम है उसके द्वारा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किया जाता है, और उसी शाम को आपका सीनियर टीम के द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीनियर टीम के द्वारा उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद सीनियर टीम के द्वारा अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं भी कोई भी गलती लगती है तो उसे सीनियर टीम के पास भेज दिया जाता है। अगर उन्हें लगता है कि अभ्यर्थी कोई इसका एफिडेविट देना है तो आपको कॉल करके बुलाते हैं, तो उसी शाम को आपके पास कॉल आ सकता है, या फिर आने वाले 2 से 3 दिन में आपके पास कॉल आता है। अगर आपके पास कॉल नहीं आता है क्योंकि आपको लगता है कि आपको प्रोविजनल किया जा सकता है या एफिडेविट मांगा जा सकता है, लेकिन आपके पास कॉल नहीं आए, तो आपको समझ जाना है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है। वही हमने पहले भी बात की है कि काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट में जिसमें कमी के कारण आपको प्रोविजनल किया जाता है और फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ थी वो थी 21 जो एज है उससे अगर आपकी एज कम है तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल किया जाएगा और आपको नहीं बुलाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, RSCIT कंप्लीट नहीं हुई थी एग्ज़ाम डेट से पहले की, तो भी आपको यहाँ पर कॉल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको फाइनल रिजल्ट से बाहर किया जाना है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, अगर आपके पास कॉल नहीं आता है तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, या फिर आप उन 2-3 कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि 21 एज से कम वाले, या फिर RSCIT या ग्रेजुएशन नहीं है, तो अगर आप उसमें आते हैं तो आपको यहाँ पर कॉल नहीं आएगा। अगर आपकी किसी भी चीज़ में दिक्कत है, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जा रहा है उनके नाम में दिक्कत के कारण, किसी डॉक्यूमेंट में अगर उनके नाम में थोड़ा सा मिसमैच है तो यहाँ पर उस अभ्यर्थी को प्रोविजनल किया जाता है, और हो सकता है कि आपसे एफिडेविट मंगाया जाए या फिर आपको अंतिम समय तक प्रोविजनल में रखा जाए जब तक कि आपका फैसला नहीं हो जाता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस की। आज से आपका 3rd फेज़ के शेड्यूल शुरू हो चुके हैं और लगभग आने वाले 14 वर्किंग डे में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे। साथ ही अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि CT 10+2 का एग्ज़ाम है तो उन्हें कब बुलाया जाएगा। तो हो सकता है
1 से 2 दिन आगे बढ़ाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, यानी कि 28-29 तारीख तक जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए हैं और जो सीईटी के कारण अनुपस्थित हैं, उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 और 29 तारीख के बीच कंप्लीट हो सकता है। तो दिवाली से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। तो वे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहे हैं और जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को अपने प्रयास जारी रखने होंगे ताकि 5 नवंबर को जो सुनवाई हो उसमें स्टे हटे और जल्द से जल्द आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो और आने वाले समय में जल्द ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिले। वैसे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में नहीं तो 1 जनवरी तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर इसमें थोड़ा सा भी लेट होता है, यानी कि आपकी जो सुनवाई है अगर वो एक डेट और बढ़ जाती है, अगर 5 नवंबर को फैसला नहीं आता है और उसके बाद अगली डेट होती है, तो जो है आपकी प्रोसेस थोड़ी लंबी चली जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों को ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो ये प्रयास चल रहे हैं इसमें कमी ना आ पाए, क्योंकि अगर इसमें कमी आ जाती है तो यहाँ पर इन अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग काफ़ी लेट हो जाएगी और जो ये भर्ती है ये काफ़ी लंबी खींचने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को अपने प्रयास जारी रखने होंगे। जिन भी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको अपना सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ताकि आगे जाकर उन्हें दिक्कत नहीं आए। तो ये तो हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।